नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर जो कि आपका छूट गया था। कल क्लास नहीं हो पाया था और 1 जनवरी को क्लास नहीं हो पाया था, तो उन दोनों दिनों का क्वेश्चन देखेंगे हम। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जो क्वेश्चन से रिलेटेड और जो भी जानकारी होगी वो सब आपके सामने साझा किया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि पिछले क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया। आपके सामने 4 ऑप्शन था, सुकृति पॉल, नरेंद्र मोदी, प्रोफेसर रामदास मिश्रा और आशा पटेल। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सुकृति पॉल। क्या होगा? सुकृति पॉल को 6वां रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस नए साल का पहला सेशन। चूँकि 1 जनवरी को तो वीडियो आया था, लेकिन एक दिन पहले वीडियो शूट हो जाता है। तो इस नए साल यानी 2024 का नया सेशन, और आप लोग से एक बार वही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लोग 2023 में हम लोग के ऊपर प्यार बरसाए थे, उससे कहीं ज़्यादा प्यार आप लोग 2024 में बरसाएंगे। और चूँकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड पर हम लोग लिख के आप लोग के सामने रखते हैं, लेकिन जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है, काफ़ी अच्छा तरीक़ा से आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस जो दृष्टिबाधित लोग हैं, तो जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए एक लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल का आविष्कार किया गया। उन्हीं के सम्मान में हर एक साल हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 जनवरी। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व अंतर्मुखी दिवस 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी के बाद उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो जीवन में शांत आत्मनिरीक्षण करते हैं। उनके सम्मान में विश्व अंतर्मुखी दिवस को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2 जनवरी होगा। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर काफ़ी VVI क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बहुत सारा डीपली जानकारी भी रखते होइएगा। तो उस जानकारी को एक बार और रिवीजन कराते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आप सभी को मालूम होगा कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह एक भारत सरकार का उपक्रम है जिसमें बहुत सारे मिसाइलें बनाई जाती हैं, बहुत सारे आधुनिक तरीक़ा के हथियार बनाए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना DRDO की स्थापना 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अब जानते हैं दोस्तों इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। इसका आदर्श वाक्य है शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। बहुत सारे बच्चों ने 1958 से कैलकुलेट करके निकाल लिया होगा कि अभी हाल ही में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया है। कितने नंबर का दोस्तों? तो 66 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। कहाँ है? स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से मिला है? तो कृषि के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन जी को बोला जाता है।
दोस्तों इन्हीं के सम्मान में हर एक साल जो व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में असाधारण योगदान देते हैं, तो इन्हीं के सम्मान में हर एक साल एक एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार विस्तृत किया जाता है। जो इस बार का पुरस्कार मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। ज्योतिराज सिंधिया के राज्य घराने परिवार में इन समारोह का वितरण किया गया, जिसमें प्रोफेसर B.R. कंबोज, किसको दोस्तों, तो प्रोफेसर B.R. कंबोज जो कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति हैं। किस चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति हैं। क्या है ये? कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के क्या है दोस्तों? कुलपति है। इन्हें को इस बार का प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में हट्टी समुदाय रहते हैं, जिन्हें दोस्तों अब की बार अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। सिरमौर में इनकी आबादी कितनी है? तो 5.7% है। कितना परसेंट की आबादी है इनके छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश में? तो 5.7% आबादी के साथ ये छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। आपके सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। और राजस्थान, तो राजस्थान में मीन जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। जो अपने टाइटल में मीना लगाते हैं, फलना मीना, चिलना मीना, आप खासकर रेलवे में जाइएगा, चाहे शिक्षा विभाग में राजस्थान में, तो आपको बहुत सारा मीना जाति देखने को मिलेगा। अब है एक वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया गया है दोस्तों कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। किसे बनाया गया है दोस्तों? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अब चलते हैं दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2024 का ब्रिक्स की अध्यक्षता की कमान कौन सा देश संभालेगा? तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ब्रिक्स, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था स्थापना? तो ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई, चीन में पड़ता है। इसका मुख्यालय दोस्तों शंघाई चीन में पड़ता है। इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। स्थापना 2010 दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था दोस्तों। अब ब्रिक्स जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। क्या होता है? B से ब्राज़ील हो गया, R से रशिया हो गया, I से इंडिया होगा, C से चाइना हो गया और S से साउथ अफ्रीका हो गया। तो अब की बार यानी 2024 की इसकी अध्यक्षता की कमान रूस ने संभाला है। कौन देश संभाल रहा है दोस्तों? तो इस बार की कमान रूस ने संभाल रहा है। अब ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक का गठन किया गया जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया है। ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का दोस्तों गठन किया गया है। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये 4 ऑप्शन देने के पीछे मेरा एक मकसद था दोस्तों। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस कर रही है, तो 2024 में ब्रिक्स में मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। कौन दोस्तों? एक सऊदी अरब इसमें शामिल होने जा रहा है।
ये 1 2 3 4 5 ये पांचों कंट्री दोस्तों ब्रिक्स में 2024 में शामिल होने जा रहा है। एक मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों अभी आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं। 4 ऑप्शन में एक उत्तर इसका सही है। उत्तर आपको बताना है, मन में सोचना है। पहले तो ऑनलाइनर आता था तो उत्तर लिखा रहता था, अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो आप भी थोड़ा मन में माइंड में प्रेशर दीजिए। मच्छर था, माइंड में प्रेशर दीजिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड राज्य में बाहरी लोग अब कृषि योग्य भूमि को नहीं खरीद सकते हैं। यह उनके अगले आदेश तक लागू हुआ। उत्तराखंड में बाहरी लोग कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते, यानी जो भी बागवानी लगाने के उद्देश्य से अगर भूमि वहाँ खरीदना चाहते हैं या खेती करने के उद्देश्य से भूमि वहाँ खरीदना चाहते हैं, वे लोग अब वहाँ पे भूमि नहीं खरीद सकते हैं। तो अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों सिक्किम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। तो ऐसा नियम है कि पूर्वोत्तर के राज्य में भी आप वहाँ बसने के लिए चाहे कृषि के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। साथ साथ आप जम्मू कश्मीर में भी रहने के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, कृषि के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका करंट उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने कहा अपने पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी भारत ने यानी इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अभी भारत का सबसे पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है और बिहार। तो दोस्तों अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वृंदावन में, कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये भारत का पहला गर्ल्स स्कूल होगा जो पूर्णतः लड़कियों का होगा, जिसमें ये नई शिक्षा नीति के तहत 2019 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस स्कूल का अनावरण किया गया है, इस स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस स्कूल में दोस्तों सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेगी जो कि सैनिक का तैयारी करेगी, डिफेंस लाइन में जाना चाहती है, जो सैनिक स्कूल है ना उसका यह इसमें से गर्ल्स ही तैयारी करेगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अंग प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर का अनावरण किया? तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जो कि अंग प्रत्यारोपण को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। किसकी सहायता से बनाया गया? तो ये भारत सरकार और ISCC बेंगलुरु की सहायता से इसको बनाया गया है। दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, इस ग्रीन कॉरिडोर में अलग से एक रोड होगा जिसमें GPS ट्रैकिंग होगा, एम्बुलेंस होगा, जो कि हम किसी चीज़ का ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि हम अपना आँख दान दिए, किसी को हार्ट का प्रत्यारोपण कराना है, लीवर का प्रत्यारोपण कराना है, तो वह इस ग्रीन कॉरिडोर पर यह आसानी से जा सकता है। उस समय उसमें ऐसा भारत के इतिहास में हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एम्बुलेंस के रास्ते भेजा गया है, हार्ट को भेजा गया है और हार्ट किसी के आदमी के शरीर में लगकर धड़क रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन पर पूरे हिंदुस्तान में भी बवाल मचा हुआ है दोस्तों। सारे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर स्ट्राइक पर गए हैं। तो यह क्या है कि नया ट्रैफिक कानून, सड़क दुर्घटना के लिए नया कानून में क्या सज़ा का प्रावधान है? तो दोस्तों अभी नया IPS के तहत एक नया कानून बना है। 3 पुराने कानून को छोड़कर एक नया कानून बना है जिसमें सड़क दुर्घटना पर को अब हिट एंड रन के मामले में देखा जाएगा। एक्चुअली होता क्या था दोस्तों कि पहले सड़क दुर्घटना होती थी तो वह उसमें जो सज़ा का प्रावधान था मात्र 2 साल के लिए था और वह जमानती था, यानी आप किसी का एक्सीडेंट किए, वो व्यक्ति मर जाता है, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद आपको तुरंत जमानत मिल जाता था, उसके बाद आप केस लड़ सकते थे। तो जो मारने का तरीका था, एक किसी को मारने के लिए यह एक नया जरिया बन गया था।
बस नया जरिया बन गया था, ट्रक नया जरिया बन गया था, 4 चक्का नया जरिया बन गया था। जैसे दोस्तों कि मेरा दुश्मन है कोई, हमको उसको मारना, गोली बंदूक से मारेंगे तो दूसरे एक्ट के तहत हम फंस जाएंगे, तो वह उसको हम निगरानी करते, रोड पर जाता, रोड से अपने वाहन से या किसी वाहन से उसको क्या करते, कुचल देते, मार देते। तो उस पर हमको सज़ा का प्रावधान कम था, 2 साल के लिए था और जमानती था। अब हिट एंड रन मामले में अगर आप किसी व्यक्ति को सड़क पर ठोकर मारते हैं, वो मर जाता है, तो आपको 10 वर्ष की सज़ा होगी, कम से कम 10 वर्ष की सज़ा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इसीलिए ट्रक ड्राइवरों के द्वारा, बस ड्राइवरों के द्वारा और अन्य यूनियनों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हड़ताल किया गया है नए साल से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा जो सवाल है कि हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा, दुबई, अयोध्या, मथुरा, मॉस्को। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। उत्तर थोड़ा होशियारी से देना है। उत्तर में आप लोग ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन आपके सामने दुबई, अयोध्या, मथुरा और मॉस्को दिया है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको होपफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।